अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर कॉपी पर। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के मेल बिठाएं। निम्नलिखित में मेल बिठाना मतलब मैचिंग करनी है इसमें आपको कि कौन किससे रिलेट करता है। पहला है हमारा गढ़। गढ़ को किससे मिलाना है हमें? 84 से। ये बताया था मैंने आपको कि गढ़ जो है वो 84 गांवों में विभाजित है। अगला है टांडा। टांडा किससे मिलाना है हमें? कारवां से। टांडा को मिलाएंगे हम कारवां से। नेक्स्ट है हमारा श्रमिक। श्रमिक किससे मिलाएंगे? पाइक से। इसको पाइक से मिलाइए। कुल। कुल किससे मिलाएंगे? खेल से। अगला वर्ड है सिब। सिब किससे मिलाएंगे? अहोम राज्य से। अहोम राज्य से। क्वेश्चन में लिखा नहीं है ये, तो यहाँ पर से ये सिंह काट कर यहाँ पर आपको ऑप्शन लिखना है अहोम राज्य, और फिर इसको अहोम राज्य से मिलाना है। ठीक है, सिब को हम मिलाएंगे, यानी कि जब आप कॉपी पर लिखेंगे तो आप अहोम राज्य लिखेंगे और सिब से उसको मैच करेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा दुर्गावती। दुर्गावती को किससे मिलाना है अब हमें? गढ़कंटका। कंटका। ठीक है, ये मैच कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, पहला है हमारा, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थी? श्रेणियां कहलाती थी। तो हम इसमें लिखेंगे कि श्रेणियां। नेक्स्ट है डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थीं। कौन थी? बुरंजी। यहाँ पर लिखेंगे हम बुरंजी। अगला वर्ड देखिए, अगली लाइन देखिए, ग। डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कंटका में 70,000 गांव थे। किसने उल्लेख किया है? अकबरनामा में। अकबरनामा में ये बात लिखी हुई है, तो लिखिए अकबर, सॉरी, बुक का नाम है ये, आपने पढ़ा था लेसन में। अकबरनामा में ये बात लिखी हुई है, में आएगा। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातियों ने क्या किया था? मंदिर बनवाए थे और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए थे। यहाँ लिखेंगे मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। इसके बाद आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थीं। ये सही है, तो राइट लगाएंगे इसके आगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। ये रॉन्ग है, वहाँ तो समुदाय थे, आप पढ़ चुके हैं। नंबर 3, गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। तो ये भी आपका गलत है स्टेटमेंट, 84 उसमें गढ़ थे। नंबर 4, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। ये भी रॉन्ग है, ये भी पढ़ चुके हैं आप। तो भील जो कबीला था, आपने मैप में देखा था कहाँ पर था वो? जो आज का महाराष्ट्र है वहाँ पर था। तो उत्तर पूर्वी भाग में कहाँ से हो सकता है? तो ये हमारा रॉन्ग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था?
खानाबदोश पशुचारकों और खेतिहारों के बीच होने वाले विनिमय पूर्ण रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित थे। मैंने आपको बताया था कि जो है उस समय पैसे का इतना लेन देन नहीं था, बल्कि एक चीज़ से बदलकर दूसरी चीज़ ले ली जाती थी। इसको वस्तु विनिमय कहते हैं कि जो मेरे पास है वो आपको दे दें और जो आपके पास है वो हम ले लें। खानाबदोश पशुचारकों का जीवन पशुओं तथा पशु उत्पादकों पर निर्भर था, इसलिए वे खेतिहारों को दूध, घी, ऊन आदि देकर बदले में अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे। नंबर 2 देखिए, कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। जो रास्ते में गांव पड़ा उनसे उन्होंने खरीदारी कर ली। नंबर 3, वह गृहस्थ खेतिहारों के लिए सामान ढुलाई का काम भी करते थे, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ढुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? अहोम प्रशासन का संगठन। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है। अहोम राज्य की एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी एक तरह से वो गुलाम हो जाते थे और उनसे काम लिया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों की स्थानांतरित किया गया था, यानी कि जहाँ लोग ज़्यादा हो रहे हैं उनको वहाँ से उठाकर कम आबादी वाले इलाके में भेज दिया जाता था। नंबर 4, प्रशासन बता रहे हैं आपकी प्रशासन कैसे संगठित था। इस प्रकार लोग अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अगर किसी का पूरा घर गृहस्थी ही वो बदल कर दूसरी जगह भेज दी जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे उनको क्षति होगी, वो टूट जाएंगे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। ठीक है, तो ये उनके कार्य हैं। नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? वर्ण आधारित समाज में आए परिवर्तन। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। नंबर 2, कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। काफ़ी इसमें विभाजन हुए जातियों में और कुछ को जो है वो मान्यताएं भी मिली। नंबर 3, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यताएं दे दी गई। जैसे पहले ब्राह्मणों को मिलती थी वैसे ही इनको भी मिलने लगी। नंबर 4 देखिए, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण से नहीं होती था समाज का संगठन, बल्कि जाति के आधार पर होने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के पश्चात जनजातीय समाज पूर्ण रूप से बदल जाता था। इसे हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट है, बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ साम्राज्य के चरित्र को बदल डाला। नंबर 2, उनका मूल्यतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। नंबर 3, ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजों से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। नंबर 4, गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कंडगा के गौड़ राजा अमनदान ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। नंबर 5, उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गा देवी से विवाह किया।
फिर किस तरीके से समाज को बदला, ये उसके पॉइंट है, ये आप कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे अपने परिवार और पशुओं के साथ घूमते थे। वे एक स्थान पर उपलब्ध सस्ते सामान को खरीदकर दूसरे स्थान पर बेचते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की मदद कर रहे हैं। प्राय वह ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पादकों को शहर ले जाकर बेचते थे। कई बार बंजारों को सौदागरों द्वारा भी नियुक्त किया जाता था कि ये मेरा सामान है, ये आप ले जाओ और ये वहाँ पर बेच कर आओ। इस तरह से नियुक्त कर लिया जाता था, जिससे नौकरी पर लगाओ। नंबर 9 देखिए, गौड़ लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों से भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? गौड़ गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए। नंबर 2, गौड़ यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। गौड़ वहाँ के पहले से रहने वाले थे और ये वहाँ से आकर बसे थे म्यांमार से। नंबर 3, गौड़ आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। ये आग्नेय जो शस्त्र होते हैं, बम बारूद वगैरह आग से जलने वाले, इनको प्रयोग बिल्कुल नहीं जानते थे और ये उसमें सक्षम थे, यानी कि योग्य थे, काबिल थे बिल्कुल। नंबर 4 देखिए, गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। तो ये भिन्नता हमने पढ़ ली है। अब हम भिन्नता लिखेंगे, लिखने के बाद अब हम लिखेंगे उनके दोनों के बीच में समानता। गौड़ अहोम इतिहास में समानता है। गौड़ और अहोम दोनों ही जनजातियाँ थीं, ये समानता है दोनों में। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। तो ये जो है दोनों के बीच में समानता थी। तो यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। यहाँ तक सभी बच्चे अपनी हिस्ट्री की कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।